चलो ठीक है। और फिर क्या होगा, अपादान से, अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? कर्म की पहचान हो गई। कर्म अगर होगा तो ही कर्मवाच्य बनेगा, कर्म के ना होने पर उसे तुम भाववाच्य में बेधड़क बनाओ। मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, बनाओ भाववाच्य। मुझसे हंसा जाता है, मुझसे सोया जाता है ही नहीं, कर्म बनाते रहो भाववाच्य। तो भाव की प्रधानता कर सकते हो ना उसमें। और उसमें मैं फूल देता हूँ, इसका मतलब है मैं फूल को देता हूँ, फूल मेरे द्वारा दिया जाता है, फूल मुझसे दिया जाता है। लड़कियां बाजार जा रही है, इसमें लड़कियां बाजार को जा रही हैं, कर्म को कर रही हैं। को आ गया, टू लग जाए तो कर्म है, टू ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ टू लगता है, ऑन ये सब नहीं लगता, ठीक है कि नहीं? तो को लग रहा है कि नहीं, कर्म को यहाँ पढ़ो ना तो बन जाएगा। इसमें नहीं है मैं बिस्तर को सोता हूँ, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि ना, अब देखो कर्मवाच्य से तुम्हें कृतवाच्य बनाना बताना है। बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी। पहले तो ये बताओ ये है कौन सा वाच्य? अब कर्मवाच्य है, अब इससे तुम कृतवाच्य बनाओ। बच्चे को कहानी सुनाई देगी। बच्चे से कहानी सुनाई जा रही है तो बच्चा कहानी सुनाएगा, तुम तो कह रहे बच्चे को ही सुना देते, उसका मतलब तो समझो। आप ये समझो, कुछ कर्मवाच्य की प्रैक्टिस करो। देखो अब मैं कर्मवाच्य बता रहा हूं। बच्चे से, जैसे तुमसे किताब पढ़ी जाएगी तो तुम किताब पढ़ोगे। बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी तो कौन सुनाएगा कहानी? बच्चा कहानी सुनाएगा। तो बनाओ इसका कृतवाच्य। तुमसे किताब पढ़ी जाएगी या तुमसे किताब पढ़ी जाती है, बोलो। किताब पढ़ी जाती है, इसका क्या मतलब है? तुम किताब पढ़ते हो। रोहन से मूर्ति बनाई जाती है, रोहन से मूर्ति बनाई जाती है। तो इन सब का बनाओ। बच्चा कहानी सुनाएगा, तुम, ठीक है, तुमसे किताब पढ़ी जाती हो, तुम किताब पढ़ते हो। और रोहन से मूर्ति बनाई जाती है, रोहन मूर्ति बनाता है। ये तो सारी बात हो गई वाच्य के बारे में, ओके। अब देखो एक और तुमको बता दें, भाववाच्य से कृतवाच्य बनवाए। भाववाच्य, बच्चा खूब खिलखिलाएगा, इसका बनाओ। ये भाववाच्य, बच्चे से खूब खिलखिलाया गया, बच्चे से खूब खिलाया गया। तो बच्चा खूब खिलखिलाया, ये काम किया ना, बच्चा खूब खिलखिलाया। बच्चे से खूब खिलखिलाया गया, तेज दौड़ा गया। जब ऐसा किया जा रहा है तो बच्चा खूब खिलखिलाया। बच्चे से थोड़ी खिलखिलाया, बच्चा बच्चे से खूब खिलखिलाया गया मतलब यहाँ पर क्या, बच्चे से, जैसे हमसे पढ़ा नहीं गया, बात समझाई? हमसे पढ़ा नहीं गया, हमसे चला नहीं गया, उसके होने से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसको हाईलाइट होने के हमसे दौड़ा नहीं गया। भाववाच्य है। बच्चे ने क्या किया? बच्चे से खूब खिलखिलाया गया, तो बच्चा खूब खिलखिलाया। वही चीज है, उसी में ही लिया गया है, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा है, बच्चे से खूब खिलखिलाया गया था, बच्चे ने खूब खिलखिलाया, तो बच्चा खूब खिलखिलाया। तो हमने क्या बनाया इसका, बोलो, कृतवाच्य हो गया।
खूब खिलखिलाया। अब देखिए, एक है हमसे रहा नहीं गया। बताओ, हमसे रहा नहीं गया, इसका बनाइए। बताओ, हम रह नहीं पाए, हम रह नहीं पाए। एक बार इसको माइंड में रख के जाना। हनी से हंसा जाता है, हनी से हंसा जाता है। बोलो, हनी हंसता है, हंसता है। ओके। सरिता के घर में सोया जाता है। बताओ, किसका बनाओ, पता चले ना। सोया जाता है तो क्या होगा? सरिता से घर में सोया जाता है, तो सरिता घर में सोती है। भाई सरिता से, मुझसे घर में सोया जाता है, मैं घर में सोता। सरिता घर में सोती है, ये बात हो गई। चलिए, तो इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, सिर्फ तुमको क्या करना है, कुछ इसके लिए पॉइंट ध्यान देने हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि राम ने रावण को मारा, ये विभक्ति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? समझो, ये हुआ सब्जेक्ट और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और उनके बीच में कंजंक्शन है, इसका तुमको लोप करना है। अब बताओ, ने का कैसे लोप करोगे? जब भी तुम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाओगे तो रूल यही है, विभक्ति हटानी होगी। राम से रावण को मारा जाता है, हटा दो, से लगा दो। विभक्ति हटा दो, के द्वारा या से लगा दो, ने हटना पड़ेगा तभी तुम्हारा बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? रावण को, ये तो तुमको पता चल गया ऑब्जेक्ट है तो को लग रहा है, लेकिन ये इसको विभाजित कर रहा है, इनके बीच में जंक्शन कर रहा है। तो इसलिए यहां पर जैसे कर्ता, ने, कर्म को, तुमको मालूम है सब विभक्तियां होती हैं। कर्ता कारक, और उसकी विभक्तियां क्या है? कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। कर्म को, कर्म की विभक्ति है को, वो सब विभक्तियां हैं। और ये कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करक कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, और फिर क्या होता है? अधिकरण कारक। उनकी विभक्तियां क्या क्या है? ने, को, से, संबंध का, के, अधिकरण, उनको हटाना होगा। तो यहां पर क्या होगा? देखो, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या करना पड़ेगा? बोलो, कर्म वाच्य बनाने में विभक्ति का लोप करना होगा। विभक्ति हटानी होती है, हटाते हैं, और उसकी जगह किसका नियोजन करते हैं? क्या लगाते हैं? उसकी जगह से लगा देते हैं, से या द्वारा लगाते हैं। राम से रावण को मारा गया, या राम के द्वारा रावण को मारा। से लगा देने से इसका वजन कम हो गया, रावण को मारा गया। अब यहां पर रावण ऑब्जेक्ट कम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगली बात हम देखते हैं, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
रचना के आधार पर वाक्य के लिए। चलिए, सो जैसे तुम लोगों ने इंग्लिश में ये पढ़ा है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, अभी पढ़ाया गया कि नहीं? स्कूल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया गया तो उसको हम यहाँ कवर कर देंगे, अभी इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी तो करेंगे। उसी प्रकार से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, हम तीन चीजों को यहाँ समझेंगे, ठीक है? तो रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद होते हैं? दैट इज सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। तीन चीजें। चलिए, तो इसको लिखो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दैट इज संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिनको पता होगा तो वो ऐसे कर लेंगे। और दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है? अब देखो सरल वाक्य, देखो सिंपल सेंटेंस के बारे में। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होते हैं? एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, ठीक है? उसमें क्या होगा? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसे समझो, सरल वाक्य। चलिए, नाउ इसमें सब्जेक्ट एक होगा, ठीक है? एक ही क्रिया होगी तो उसमें एक ही उद्देश्य। और तुम्हें ये बात मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और क्या होता है बताइए? प्रेडिकेट होता है, सही है? प्रेडिकेट का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका कुछ उद्देश्य होता है, ये कार्य करने वाला है और इसका कुछ उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य हो। इसमें कर्ता कई हो सकते हैं लेकिन उन सब की क्रिया एक ही होती है। राम बाजार जाता है, राम और कमला बाजार जाते हैं, कर्ता कई हो सकते हैं, सही है नहीं? लेकिन उनका जो उद्देश्य होगा वो एक ही होगा। सब्जेक्ट इज वन, इसको क्या कहेंगे बताइए? विधेय। और ये क्या है बताइए? उद्देश्य। विधेय का एक उद्देश्य होता है। जैसे इसमें कर्ता कई हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी सबकी। कई हो सकते हैं, क्रिया एक ही होगी। जैसे कि मैं नाचता हूं, मैं और तुम नाचते हो, हम सब नाचते हैं, तो सब नाच रहे हैं लेकिन नाचना एक ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कर्ता कई हो सकते हैं। मैं हाँ, हो सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए राम एंड मोहन गो टू मार्केट, ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है? आई, यू एंड दे आर गोइंग टू मार्केट, ये सिंपल। मैं नाचता हूं, मैं और तुम नाचते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 231। दैट इज, अगर ऐसा हो जाएगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में तो ऐसे ही आता है, यू, ही एंड आई डांस। 231 का रूल लगता है ना इंग्लिश में। अब मैं और तुम, लेकिन हिंदी में तो ऐसा नहीं है। हिंदी में तो तुम और मैं नहीं बोला जाता ना, मैं और तुम
नाचते हो, तो देखो कर्ता कई हो गए ना, लेकिन क्रिया क्या एक ही है। हम सब नाचते हैं, हम सब नाचते हैं। राम और कमला बाजार जाते हैं, राम और कमला गमला लेने बाजार अब आगे देखो, दैट इज सिंपल सेंटेंस में पता चल गया कि इसकी क्रिया एक होगी, कर्ता कई हो सकते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट इज दो या दो से अधिक जिसमें उपवाक्य हो तो, और उसमें योजक का प्रयोग कौन कौन सा हो सकता है, अथवा, या, और, इन सब से जुड़े हों। ठीक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलो संयुक्त वाक्य लिखें। संयुक्त वाक्य का क्या मतलब है, दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनता है और उसमें योजक का प्रयोग होता है। दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनता है। इसमें दो क्रिया होती हैं, इसमें दो क्रिया होती है और योजक क्या होता है, कंजंक्शन। योजक का क्या प्रयोग होता है, योजक, या, अथवा, और, इन सब का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता। ठीक है, अब देखिए कि जैसे वह सुबह आगरा गया, उसने वहां पेठा खाया। तो अब इसमें दो अलग अलग क्रिया, गया और खाया हो गई। वह सुबह आगरा गया और वहां पेठा खाया, उसने लगाने की भी जरूरत है। चाहो तो सब्जेक्ट को दो बार छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वह सुबह आगरा गया। अगर मैं ऐसा कर दूं, वह शाम को लौट आया, तो कैसे बनाओगे बताओ, शाम को लौट आया। बनाओ, संयुक्त करो जरा दोनों को। वह सुबह आगरा गया, दो बार वहां नहीं लिखा जाएगा, फ्लुएंसी बनाई रखी जाएगी। और शाम को लौट आया, तो गया और लौट आया दो क्रिया हो गई। और योजक क्या हो गया बोलो, और, दिस इज कंजंक्शन। और शाम को लौट आया। अब देखो कि हाँ बोलो। और जब एक साइन आता है डैश का बीच में, अगर वो लगा दे तो मुझे सही। अब मैं और थोड़ा बता रहा हूँ, तो बता रहा हूँ, उसको समझना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया, ये दोनों उपवाक्य कहे जाएंगे। तो दो उपवाक्यों को जोड़कर क्या बनता है, दैट इज उपवाक्य। और ये भी क्या है, उपवाक्य। तो इन दोनों को मिलकर हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ओके, अब देखिए तो संयुक्त वाक्य में क्या है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलकर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। कभी कभी योजक में उसने कठिन परिश्रम की, उसने
इम्तहान में सफलता पाई, परीक्षा में उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए, इसलिए भी लगा सकते हैं, यू कैन जस्टिफाई ऑल्सो। लेकिन जितने भी उपवाक्य होंगे वो अलग अलग रखे जा सकते हैं, उनमें क्रिया अवश्य होगी। जैसे देखो, मैं एक मिश्रित वाक्य भी लिखता हूं और एक दोनों में समझो, मैं योजक कभी और बढ़ाऊंगा। 3 मैंने लिख लिए, कौन कौन से होंगे? या, अथवा, और क्या हो सकता है बोलो? इसलिए, क्योंकि, क्योंकि से भी हो सकता है। जैसे उसने परीक्षा में सफलता पाई क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो 2 वाक्य, लेकिन दोनों अलग अलग अस्तित्व में रह सकते हैं कि नहीं? तो उसने कठिन परिश्रम किया, उसने परीक्षा में सफलता पाई, तो क्या लिख सकते हैं? उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में सफलता पाई। उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में सफलता पाई। अब जरा देखें, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि योजक, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने परीक्षा में सफलता नहीं पाई। बनाओ, जोड़ के बनाओ। उसने कठिन परिश्रम किया परंतु, हाँ, परंतु भी लग सकता है, या किंतु। तुम्हें जस्टिफाई करना होगा ना, उसने कठिन परिश्रम किया और परीक्षा में सफलता नहीं पाई। बन रहा है, बन ही नहीं पाएगा। हम कह उसने हार्ड वर्क किया और देखो परीक्षा में सफल नहीं हुआ, ऐसा नहीं बनता। किंतु, फिर क्या लगेगा? तो आपको किंतु परंतु से, लेकिन दोनों में अलग अलग कर्ता है, दोनों में क्रिया भी, दोनों में समझ में आई। कर्ता एक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 क्रियाएं होनी चाहिए। तो मैं रोटी खाकर लेटा, मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं रोटी खाकर लेटा कि मेरे पेट में दर्द हो गया। ऐसा तो 2 अलग अलग है तो बना सकते हैं। अब जरा देखो, एक हम बात करेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य चलिए, तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो कंपाउंड है। संयुक्त वाले क्या होते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और अभी हम कौन सा कर रहे हैं? दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। चेक करो। और इसमें क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि योजक का प्रयोग होता है। और इसमें योजक क्या होता है? क्योंकि। अभी बताएंगे, लेकिन पता चल जाएगा। वहां पर भी ऐसा क्योंकि आया है ना, लेकिन यहां पर भी होगा। लेकिन अभी आपको देखेंगे कि इसमें अलग से क्रिया नहीं होगी। ये भी हमें देखना होगा ना, कैसे वो आश्रित है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो इसमें क्योंकि, जितना, उतना, और भी अभी दिखाएंगे, पहले मैं बता दूं। जैसे मेरा मेरा दृढ़ विश्वास है भारत जीतेगा। विश्वास है भारत
जीतेगा कि भारत जीतेगा। एक और देखो, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। समझो इस बात को, ये ना होता तो ये ना होता। इसके होने से अगर तुम ये बोलोगे मेरा दृढ़ विश्वास है, तो सब लोग नमन के पास आ जाएंगे, क्या है दृढ़ विश्वास जरा देखें। अब इसके बाद जो तुम बोलोगे वो उसका आश्रित हुआ। तुम ये बोल दो कि सफल वही होता है, सब लोग तुम्हें घेर देंगे। जब तुम कहोगे जो परिश्रम, आधा सेंटेंस बोलने के बाद आप रुक गए। तो आश्रित का क्या मतलब है? जिसके बोल देने के बाद वाक्य अपूर्ण रहता है, बोलने की गुंजाइश रहती है, दूसरा उस पर निर्भर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? आश्रित उपवाक्य, ठीक है कि नहीं? तो ये यहाँ पर क्या सफल वही होता है, क्या है? दैट इज मुख्य उपवाक्य है। ये क्या है? क्यों प्रधान उपवाक्य बताइए? ये प्रधान उपवाक्य है या मुख्य उपवाक्य है? क्यों? क्योंकि ये इस वाक्य को जन्म दे रहा है। ये ना होता तो ये होता, तो इसलिए ये गौण उपवाक्य है। गौण का मतलब क्या होता है? आश्रित या आश्रित उपवाक्य। फिर आश्रित पीछे भी आता है ना, कहीं भी आ आगे सकता भी है, आता है। आगे वाला बताना है। ये गौण है और ये मुख्य उपवाक्य है। अब जरा देखो, कुछ इसके ऊपर और उदाहरण देखें, फिर आगे पीछे दोनों के बारे में बता दें। हाँ, सेंटेंस को उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि हाँ। परिश्रम वही करता है, नहीं जो परिश्रम करता है वही सफल है। वो वही सफल होता है। तो इसका मतलब है, अब देखो, तो मिश्र उपवाक्य के उदाहरण, हाँ बताइए। इसमें यदि भी तो आ सकता है। चलो और कुछ देखें कि इसके कई योजक होते हैं। इसमें क्या हो सकता है? कि, जो, क्योंकि, जितना, ये सब तो आ ही रहा है। कि आ सकता है, जो हो सकता है, जितना, ठीक है। अब देखिए, उतना, जैसा, ये सब आ सकते हैं। जैसा, वैसा, तब, जहां, यदि भी आ सकता है। जैसा, तैसा, तब, जहां, यदि। कुछ और वाक्य देखें तो पता चलेगा। फिर हम एक वाक्य से दूसरे में बदलना सीखेंगे। वो भी आता है ना, कि संयुक्त से सरल बनाओ, सरल से संयुक्त बनाओ, वो भी देखेंगे। यद्यपि, तथापि, इधर उधर, चलो अब इसके कुछ वाक्य देखें और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। कि मैं निर्दोष हूं, ठीक है। ये मेन है, मुख्य, और ये कैसा हो जाएगा? गौड़ उपवाक्य हो जाएगा। ये जनरेट कर रहा है इसको, ओके। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। तो लोग, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसको सरल में बदलो, तो कैसे बदलोगे? बोलो। 3 तरीके से इसे बदलना है। ये मिश्रित है अमन, तुमको इसको सरल में भी बदलना है, संयुक्त में। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। वे सफल सर, हो गए। अगर ऐसे हो तो उसने कहा कि वह सुबह आगरा गए और शाम को लौट आए, तो कौन सा है? उसने कहा कि, तो उसने कहा कि ये मुख्य है, बाकी सब गौड़।
नहीं संयुक्त होगा कि मिश्र होगा, उसमें तो दो होंगे। उसने कहा कि होगा, तो ये हो जाएगा मुख्य और दो गौड़ हो गए। मुख्य क्या है? जो जनरेट करे, उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, सही है। तो अगर आप कहो जो लोग परिश्रमी थे, तो बात हैंगिंग है, ये एक और वाक्य को जन्म देगी। समझ आई बात कि नहीं? वो सुबह आगरा गए, यहाँ बात पूरी है। इसके लिए कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, होवरिंग नहीं करेगा, आगे बोलो। लेकिन जो लोग परिश्रमी थे, ये एक और वाक्य को जन्म देगा। अब इसको तुम पहले सरल में बनाओ। परिश्रमी लोग सफल हो। बिल्कुल सही। अब ये तो तुमने, ये मिश्र था, अब इसको संयुक्त में बनाओ। ये पहले तो मिश्र है, इसको तुमने सरल में बनाया। क्या बनाया? परिश्रमी लोग सफल हो गए। अब एक इसका जरा संयुक्त तो बनाओ। वे लोग परिश्रमी थे इसलिए सफल हो गए। हाँ, पर लोग परिश्रमी थे और सफल हो गए, या इसलिए सफल हो गए। ठीक है कि नहीं? तो परिश्रमी लोग सफल हो गए। लोग परिश्रमी थे इसलिए सफल हो गए। लोग परिश्रमी थे, बात खत्म हो गई। लगाना हो तो आगे बोल दो, इसलिए सफल हो गए। फिर उसलिए वहां गए, फिर और बोलो, इसलिए उसने लगाते रहो। बात खत्म करनी तो वही खत्म भी कर दो, है ना? लोग परिश्रमी थे इसलिए सफल हो गए, तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। लोग परिश्रमी थे इसलिए सफल हो गए। ये तो बात होगी। जब भी मैं विकास के घर गया, मेरा आदर सत्कार हुआ। इसको सरल में बनाओ। जब भी मैं विकास के घर गया, तो मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर जाने पर मेरा आदर हाँ, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। मैं विकास के घर गया और मेरा आदर सत्कार हुआ। ये संयुक्त हो जाए। और ये कैसे है? अगर जब तुम कोई सेंटेंस लटका के छोड़ दो, जब भी मैं विकास के घर गया, तो ये किसी वाक्य को जन्म देगा? हाँ, देगा। तो मेरा आदर सत्कार, वही आश्रित है। तो मेरा आदर हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये मिश्र है। मिश्र को जरा बनाओ। विकास के घर जाने पर मेरा आदर हुआ। मैं विकास के घर गया और मेरा आदर हुआ। तो ये हो जाएगा सरल, ये हो जाएगा संयुक्त। अब हम लोग अलंकार में कुछ पूछना है? सिर्फ परिचय से पहले कोई बात है। पद परिचय करो। चलो, ना हमारे टीचर ने पढ़ाया कविता। क्या क्या पढ़ाया? क्या बोला है? कविता को शोभा देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यत् अलंकरोति इति अलंकार। ठीक है, ये आदि कवि शंकराचार्य का कहना है। जो अलंकृत करे वही अलंकार। चलो, पद परिचय देखें। पद परिचय में कुछ बताने लायक तो ओके,
लिखिए। दैट इज पद परिचय पहले पढ़ो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से कैन बी सब डिवाइडेड, किसी भी वाक्य को अलग अलग उनकी रचना के आधार पर, उनके सृजन के आधार पर कई अलग अलग विभागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से? सब डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स बाय इट्स नेचर। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये तो हम लोग जानते हैं। और क्या होता है बताइए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और दूसरा क्या होता है? वैसे तो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी होते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन उन सबको यहाँ अव्यय कहा गया। ठीक है। और तीसरी चीज क्या कही गई बोलो? संज्ञा। उसमें तो 8 होते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसमें 6 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात। 6 पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात। इन्हीं से पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले संज्ञा देख लो। संज्ञा कई तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है व्यक्तिवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? किसी प्राणी का नाम, किसी जगह का नाम। तो व्यक्ति का नाम, देश का नाम, नदी का नाम, पुस्तक का नाम। इसको इंग्लिश में कौन सी संज्ञा कहते हैं? बोलो। पहाड़ का नाम। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। तो ये क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन। एक है जातिवाचक। व्यक्ति का नाम मोहन, देश का नाम भारत, गंगा। इसी तरीके से और भी कोई भी नाम हो तो नाम आ जाएगा, इट इज प्रॉपर नाउन। जातिवाचक में क्या होगी? जैसे जाति का नाम, जाति का नाम। ठीक है। जैसे पेन, पेन एक जाति है। अगर तुम इसमें कह दोगे कि पार्कर, तो पार्कर ऊपर जाएगा। ठीक है। जाति का नाम पहाड़, पेन पहाड़, पहाड़ी, सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से गाय, जाति का नाम आएगा किसी भी चीज का। तो अगर मैं गाय कहूं तो बहुत सारी गाय आ जाएंगी। ओके। ये जाति आती है। तो देश, देश में बहुत सारे अलग अलग देश हैं, उनके अपने नाम होंगे। देश हो जाएंगे, नदी हो जाएगी, गाय, कुत्ता, ये सभी आ जाएगा। कुर्सी, मेज, ये सब आ जाएंगे। तो जाति का मतलब एक विशेष, सभी चीजें आ जाएंगी। जातिवाचक में सब कुछ आ सकती है। पुस्तक आ सकता है, पुस्तक का नाम ऊपर आएगा कि ये रामचरितमानस। लेकिन अगर मैं पुस्तक कहता हूं तो पुस्तक बहुत सारी आ जाएंगी। और यहाँ क्या आएगा? रामचरितमानस। चलिए, तीसरी चीज है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? पूरी जाति को जो संबोधित करता हो तो उसे ऐसा कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे हमें ये पता चले कि मेटीरियल नाउन और ये कॉमन नाउन, तो मेटीरियल नाउन में क्या चीज हो जाएगा? जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, तांबा। सिर्फ 3 ही तो होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मेटीरियल नाउन, ये सब अलग अलग हम देखेंगे। भाववाचक, जातिवाचक। ठीक है। कलेक्टिव नाउन। अभी वो भी देख लेंगे। समूहवाचक, सोना, चांदी, लकड़ी, तांबा,
समूहवाचक बताओ, कनेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या चीज आ जाएगी? जैसे सेना, ठीक है, और बताओ भीड़, और बताइए क्या चीज बता रही? स्कूल ना, स्कूल भी आ जाएगा, कक्षा। तो कहीं पर इस तरीके से सेना की टुकड़ी वो सारा आ जाएगा। परिवार, जिससे समूह का बोध होता, उस समूह का नाम आना चाहिए, समूह का नाम। ऐसे तारा तारी नहीं आएगा, गाय गाय नहीं आएगा। उनके गांव के समूह को कुछ कहते हो तो कुछ कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश में तो बड़े नाम है कि पक्षियों को फॉक कहते हैं ना, बहुत सारी झुंड पक्षियों, ऐसे तो जो वो चीज़ है वैसे कोई नाम आएगा तो ही आ सकता है। उन समूह का नाम होगा तो आ जाएगा। ये नहीं कि बहुवचन के आधार पर नहीं आएगा। भाववाचक में क्या आ जाएगा बोलो? भाववाचक, तो भाववाचक में क्या चीज आ जाएगी बताइए? किसी गुण दशा के बारे में या स्वभाव का बोध कराने वाले। तो देखो, गुण दशा स्वभाव का बोध कराएं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, बचपन, बुढ़ापा, अवस्था, अवस्था और बचपन, बुढ़ापा। कहने का मतलब है ईमानदारी। तुम कैसे पहचानोगे कि किसी भी चीज में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कैसे पहचानोगे? अगर ये चीज है, बोलो ईमानदार एक संज्ञा है कि ईमानदारी, कि दोनों ही संज्ञा है? ये बहुत अच्छा कर। देखो इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने बताया कि ईमानदारी अच्छा गुण है। बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा जो संज्ञा की जगह है, जो कर्ता की जगह है, वही संज्ञा हो सकता है। इन्होंने कहा सर ईमानदार को कैसे रख लोगे? ईमानदार अच्छा गुण है क्या? बोलेंगे राम एक ईमानदार व्यक्ति है। इन्होंने कहा सर, देखो क्या बोला इन्होंने, राम ईमानदार व्यक्ति है। तो जो चीज संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और यहां पर क्या आगे बताइए, जो यहां आ जाए। जैसे मैं ये लिख दूं कि रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब ये बताओ रनिंग वर्ब है कि नहीं? नहीं, ये जीरेंड है। यस, दैट इज, ये जो नाउन की जगह आ जाए, जो सब्जेक्ट की जगह है वही नाउन है, उसको वहां रख के देख लो। बचपन बहुत अच्छा होता है, अगर कर्ता की जगह आ रहा है इट इज नाउन। नहीं आ पा रहा है, जैसे उन्होंने कहा सर ईमानदार को कैसे रख लोगे? ईमानदार एक अच्छा गुण है क्या? राम की जगह आ जाएगा? राम की जगह रख के देखो, राम एक अच्छा लड़का है, ईमानदारी एक अच्छी चीज है, बिल्कुल उसकी जगह आइडेंटिकली फिट हो कर्ता की जगह, तो ही नाउन है। बात समझ आ गई कि नहीं? ईमानदार विशेषता बता रहा है। तो अब अगर ये तुम्हारे पास है ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो यहाँ रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। रनिंग क्या है? नाउन। क्यों? क्योंकि ये नाउन की जगह फिट हो रही है। बात समझ आई? वैसे तो जीरेंड है। टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज, इन्फिनिटिव हो गया, फिर से नाउन की जगह। तो वो नाउन के अलग अलग प्लेस हैं। अब हम यहाँ पर कैसे कर ले, बोलो ये तुम्हें समझ आ गई? बचपन अच्छी अवस्था, आ गया ना कर्ता की जगह। जो कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हो सके, राम की जगह प्रयुक्त हो सके, वही तो नाउन हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, दौड़ना लिख सकती हो। दौड़ना अच्छी है, कौन सी संज्ञा? दौड़ना एक। अब यहाँ पर देख लो, ये इसमें आएगी भाववाचक, ये भाव को कर, ये सभी चीज, अवस्था, दौड़ना, बुढ़ापा, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखें कि तुमने संज्ञा देख ली। अब जरा देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर होते हैं, और ये कितने तरीके के होते हैं जरा ये भी देख लें। इसको 6 प्रकार से देख सकते हैं। कौन कौन से? एक एक उदाहरण बता दें बस आप।
ये देखो सर्वनाम का क्या होते हैं, दे कैन रिप्लेस नाउन। अमन जा रहा था, वह जा रहा था, तो वह आ गया, वह सर्वनाम। जो रिप्लेस कर सके उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, स्थान पर आते हैं। जरा हम लोग इंग्लिश में तो ये जानते हैं कि 13 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, लेकिन हिंदी में 6 ही देख लेंगे। ओके, नाउ जरा देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का क्या मतलब है, पुरुषवाचक दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाएंगे, उत्तम, मध्यम, अन्य। बोलो उत्तम क्या है और मध्यम किसे कहेंगे, और अन्य पुरुष, 3 ही हैं। उत्तम किसे कहा जाता है, मैं, मेरा, ये उत्तम है, दैट इज फर्स्ट पर्सन। मध्यम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कहेंगे, ये तो तुम जानते हो ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड। तो उत्तम मैं मेरा, मैं मेरा, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य, सबके आगे पुरुष लगाना, पुरुष। अब देखो पुरुषवाचक हो गया, ये तुम, तुम्हारा, तुमसे, और ये तुमसे, तुम्हारा, तुम्हें, सब कुछ आ जाएगा। वह, उसका, वे, उसका, वे, ये हमें यहाँ आ जाएगा, हमें, हमसे, हमको, मेरा में आ जाएगा। अब आगे देखो, दैट इज निश्चयवाचक क्या होता है, बोलो निश्चय वाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब है, ये देखिए, देखो इन पुस्तकों को रख लो। अब जैसे ही आ गया इन, ठीक है, तो ये मुझे बताओ इन को क्या कहोगे, मतलब ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्या विशेषण, ये पकड़िए। इन्होंने कहा सर ये पुस्तकों की विशेषता बता रहा है तो सर्वनाम कैसे हो सकता है, तो विशेषण हो गया। इन्होंने, देखो 2 सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं पुस्तकें लाया हूं, इन्हें रख लो। वही चीज 2 जगह आई है, तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा वो यूज कैसे हो रहा है। इन्हें रख लो, चेक करो। तो अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो, ये इन्हें और इन, ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, इन पुस्तकों, सही कि नहीं, पुस्तक से पहले आएगा तो विशेषता मानी जाएगी। और यहाँ पर इन्हें किसकी जगह आ रहा है, पुस्तक की जगह। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, पुस्तकें रख लो, मैं बार बार पुस्तकें नहीं बोलूंगा, पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें रख लो। तो जो संज्ञा की जगह आएगा वही सर्वनाम होगा, ऐसे नहीं वे जा रहे हैं और वे लड़के जा रहे हैं। बताओ इन दोनों में सर्वनाम क्या है, कि दोनों में वे सर्वनाम है। बोले वे लड़के बोल रहे सर, ये तो दूसरा विशेषण हो गया। इट इज क्विक विटेड, अगर तीक्ष्ण बुद्धि है तो सिर्फ शर्मा की हो, वरना हो ही ना। क्या चीज, बस समझे, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा सर देखो वे जा रहे हैं, इसी में तो पंडितों ने राज किया है पर कितने 100 साल तक। देखो वे लड़के जा रहे हैं, तो इन्होंने कैसे पकड़ लिया, सर ये लड़कों की विशेषता बता रहा है। इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इंग्लिश में टीचर तुमको 6ठे 7वें में पढ़ाते थे ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव यही है वो, वे लड़के, और ये वे सब्स्टिट्यूट हो गया। बोलो सर्वनाम समझ में आ गया, तुमको समझ आ गई ना बात कि कहाँ पे लिखना है। जो संज्ञा की जगह हो, संज्ञा से पहले ना हो, संज्ञा की जगह हो। ओके, तो इसे क्या बोलोगे, ये वे क्या है कि नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में बताने। तो ये दैट इज विशेषण, और ये क्या है बोलो, सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है, और पुरुष कौन सा, ये ठीक बता रहे, स्त्रीवाचक बता रहे थे।
पुरुषवाचक, ठीक है। ये देखो वे जो है यहां से देखो दैट इज पुरुषवाचक है और अन्य पुरुष, ये लिखना होगा वहां, लिखना पड़ेगा लेकिन बताया करो। अगली बात दैट इज अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो निश्चयवाचक में क्या चीज आ जाएगा, मैं पुस्तकें लाया हूं इन्हें रख लो, ठीक है। तो इन्हें क्या निश्चित है, तो यहां पर हो गया। इसमें क्या होता है बताइए, सामने जो बड़ा मकान दिख रहा है वह निश्चय कर दिया मैंने, उसे लॉक कर दिया, बात समझ आई कि नहीं। तो सामने जो मकान है वह मेरा है, निश्चित कर दिया। उसके पास ये देखो अब इसमें दरवाजे पर शर्मा है, सुनो अनिश्चयवाचक, दरवाजे पर कोई है, अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन है। दरवाजे पर कुछ लोग हैं, ठीक है। जब ऐसा कोई है, शर्मा की जगह में नहीं यूज किया कोई, तो वो कैसा हुआ बोलो, अनिश्चयवाचक। बोलो बात सुनाई, देखो अनिश्चयवाचक। जैसे कि दरवाजे पर कोई है, तो कोई यहाँ क्या है बताओ, अनसर्टेनिटी, कोई आ जाए। रास्ते में बर्फी खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, तो ये जो कुछ है ये निश्चयवाचक। रास्ते में कुछ खा लेना। अगला देखो दैट इज प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का क्या मतलब है, देखो देखो शर्मा जी बताइए, कोई लड़का दरवाजे पर है, यहाँ पर कोई क्या है, इनको बताने दो, बोलो कोई क्या है, कौन लड़का दरवाजे पर है। मान लो कोई भी जगह में लिख दूं कौन लड़का दरवाजे पर। अब मैं प्रश्नवाचक पे आ गया, कुछ बता बताओ कौन क्या है यहाँ पे, बोलो प्रश्नवाचक है क्या ये, करेक्ट। इन्होंने पकड़ लिया सर, ये तो विशेषण है, तो लड़के पहले लगा, ये कोई क्विटेडनेस है, हम लोग नहीं पकड़ पाए, हम लोग हैरान नहीं से देख रहे, वो बता दिए। बोले सर जब भी संज्ञा से पहले लगाओगे वो विशेषण ही होगा। और अगर मैं कहता हूं कौन दरवाजे पर है, समझ में आया, ठीक है। दरवाजे पर क्या है, कौन, सिर्फ कौन लगा दूं तब होगा सर्वनाम, लड़के के पहले लगाओगे तब नहीं होगा, अदरवाइज इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसलिए जब मैं कहूंगा प्रश्नवाचक, देखिए पुस्तक, पुस्तक किससे मंगाऊं, पुस्तक किस लड़के से मंगाऊं, दोनों में फर्क है। अगर किस लड़के है तो विशेषण है, और किससे मंगाऊं तो समझ में आ गया, ये तो पता चल रहा है ना तुम्हें, तो ये विशेषण हो गया। पुस्तक किससे मंगाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज है, दीवार पर कौन बैठा, अब कौन के आगे कुछ लगा नहीं देना, नहीं तो विशेषण हो जाएगा। दीवार पर कौन बैठा, कुछ लोग बैठते हैं ना दीवार, चलो ना हो। संबंधवाचक, संबंधवाचक देखो कि जो करेगा सो भरेगा, जिसका उसका युग्म में होता है, ये हमेशा जोड़े में होता है, युग्म में होगा, जो करेगा
सो भरेगा, तो सो का संबंध यहाँ किससे कर दिया? जो से। जो करेगा सो, तो जो सो यहाँ संबंधवाचक। भरेगा तो सर दोनों पे अंडरलाइन देगा। दोनों पे, यहाँ पर दोनों में रहेगा, ये युग में होगा, ठीक है। राम करेगा राम भरेगा, जो करेगा उसको भरेगा, दोनों तो संज्ञा की जगह आए हैं। अब जैसा करोगे जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट इज निजवाचक। निजवाचक का क्या मतलब है? इट इज रिफ्लेक्सिव। मैंने अपने कपड़े खुद ही धोए, तुमने अपना काम, जैसे तुम, हमने अपना काम स्वयं किया, उसको एम्फेसाइज कर दो, तो इस तरीके से, ठीक है। ये निजवाचक। आई वॉश्ड क्लॉथ माई सेल्फ, ठीक है, तो ये चीज हो जाए। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं। अगर वो खुद को रिफ्लेक्ट करता तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं, स्वयं करता हूं। तो ये जो सर्वनाम है, ये सब्जेक्ट को ही, ये कर्ता को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी से तो इसका संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक, ठीक है। थोड़ा सा विशेषण के बारे में बताओ। देखो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बता सकता है। विशेषता बताता, विशेषण कहलाता है। देखो संज्ञा की विशेषता, ठीक है। जैसे यह बैल सुंदर है, यह कौन है? बोलो यह कौन क्या है? सर्वनाम एक विशेषण। कौन? Who is he? That is सर्वनाम है। यह सुंदर कौन है? इतना सुंदर कौन है? ये शिव शर्मा है। लोग नहीं बोलते, अरे ये तो शिव शर्मा है, राजकुमार की तरह लगता है। यह सुंदर कौन है? पंजाब में ऐसे ही सब जगह झाड़ू ही लगाने वाले, रिक्शे वाले, और सबका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे शिव शर्मा। वहां का पानी ही ऐसा है, सब राजकुमार ऐसा। समझ आया? तो सुंदर अभी यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? सर्वनाम। तो जो संज्ञा की विशेषता बताई है सर्वनाम की, उसको क्या कहते हैं? विशेषण। अब जरा इसके प्रकार देखो। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, कुछ बताओ। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, इसका आप पद परिचय दो। एक दो चीजें मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आगे। मुझे क्या है बताओ? ठीक ठीक बताया करो। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष, ऐसे मत बोला करो। क्या बताया आपने? बताइए। पुरुष वाचक सर्वनाम, और क्या बोला? प्रथम पुरुष। बोलो, बात समझ में आ गई? व्यंजन को क्या बोलोगी? सिर्फ संज्ञा नहीं हो, जातिवाचक संज्ञा। और बोलो, जाति वाचक संज्ञा। और बोलो, बहुवचन। ठीक है। व्यंजन अच्छा लगता है कि व्यंजन अच्छा लगती है, अच्छी लगती है? पुरुष। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। बच्चा होना जरूरी थोड़ी है। हाँ?
अगर है लिंग तो बता दो, मतलब बन रहा है वो करके देख लो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्या है, ठीक है कि नहीं? बन रहा है तो बना लेना, सही है। अब देखो मीठे का बनाओ तो मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं कि विशेषण कौन कौन से तुम्हें खुद सेलेक्ट करना, मैं बताऊंगा नहीं। एक है गुणवाचक विशेषण, तो तुम्हें पता करना है ये गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है, सब बताओ मुझे। तो एक गुणवाचक है, दूसरा परिमाणवाचक, दैट इज क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो परिमाणवाचक में कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक होता है, और तीसरा संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक। परिमाणवाचक में दो हैं, जैसे 5 किलो और ढेर सारा। एक होता है कि निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा क्या होता है? परिमाणवाचक, और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो परिमाण यानी क्वांटिटी, 5 किलो दूध, ढेर सारा दूध, तो 5 किलो, और दूसरा क्या है? ढेर सारा। तो अब इसी को देखते हुए बताओ, ये संख्यावाचक 4 व्यक्ति, लोग संख्या से कर लिया जाए। तो संख्यावाचक में क्या है? निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। इसमें भी निश्चित अनिश्चित है, अनिश्चित। अच्छे काम करो वरना 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग निश्चित हैं, वरना कुछ लोग क्या कहेंगे, ठीक है? 4 लोग देख न लें तो वो 4 लोग पता ही नहीं चल पा रहे हैं कौन, कुछ लोग। आप मीठा किसमें आएगा बोलो? मीठे व्यंजन। तो मीठा गुणवाचक लिखो, गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण है। अब आगे देख लीजिए, इसके अलावा सर्वनामिक विशेषण एक और समझ लो। तुम्हें कोई सर्वनामिक विशेषण अर्चिता समझ में आ रहा है? जो हो सर्वनाम लेकिन विशेषण की तरह इस्तेमाल हो। अभी बहुत सारे बताए। इन पुस्तकों को हाँ, विशेषण। कौन आदमी परेशान कर रहा है, तो ये कौन क्या है? सर्वनाम है। तो इन पुस्तकों को रख लो, है सर्वनाम, लेकिन आ किस तरीके से रहा है? इन पुस्तकों को रख लो, तो ये इन हो गया। कौन आदमी जाता है? अव्यय से तुम क्या समझते हो? एक जरा सी बात बता दें, अव्यय जो चेंज ना हो, वह धीरे धीरे जाता है, हम धीरे धीरे जाते हैं, हम धीरे धीरे गए, हम धीरे धीरे जाएंगे, वह धीरे धीरे जाती है। तो धीरे धीरे नहीं बदल रहा, सारा काल बदल गया, टेंस बदल गया, लिंग बदल गए, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन ये धीराओं धीराओं नहीं हो रहा, धीरे ही धीरे है। जो बदले ना उसे क्या कहते हैं? उसको अव्यय कहते हैं। इतना ही रखिए। स्ववृत्त और वो ऑप्शन में आ रहा है ना, तो तू ईमेल कर लेना। बाय, वेलकम।